अगला एक सवाल ये है कि हरियाणा विधानसभा में भी एक बिल पारित हुआ डेड बॉडीज को लेके कि जिसमें ये कहा जा रहा है कि आप जो डेड बॉडी को लेकर कई बार आंदोलन लोग करते थे, जिसमें मान लो कोई फार्मर सुसाइड का मामला हो गया या फिर किसी सरकारी वजह से किसी की मौत हुई होती है, तो उसमें मुआवजे के लिए या फिर और चीजों के लिए अपने चलता ही था डेड बॉडी, तो उसके लिए लेके आए कि अगर कोई डेड बॉडी को रख के आंदोलन या प्रदर्शन करेगा, धरना देगा, तो उसको 3 साल तक की कैद हो सकती है। क्या क्या सौ-सम्मान विधेयक इसको बोल रहे हैं कि डेड बॉडी को सम्मान देने के लिए हम ये बिल पारित कर रहे हैं जी। सरकारों सरकारें सबसे पहले तो जिंदा व्यक्ति को सम्मान देना चाहिए। जो व्यक्ति जिंदा है, जो अपने हुकूक के लड़ रहे हैं, सरकार की पहली जिम्मेदारी, पहली प्राथमिकता तो उनको सम्मान देने की है। सबको बराबरी का सम्मान देने की है। सबको राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का सम्मान देने की है। शव का सम्मान ठीक है, बिल्कुल जरूरी, लेकिन कौन है वो लोग जो शव का सम्मान नहीं करते? कौन है वो लोग जो शव को जमीन पर रख के प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं? क्या वो कोई खुशी की बात है? किसी के परिवार में कोई हादसा हुआ है, किसी के साथ कोई अन्याय हुआ है, और जब हुकूमतें नहीं सुनती हैं तभी तो प्रदर्शन करने पड़ते हैं। अगर किसी व्यक्ति की सामान्य कारणों से मृत्यु होती है तो उसके लिए कौन प्रदर्शन करता है? प्रदर्शन तो तभी होते हैं जब सरकारें सुनती नहीं है, सरकारें जब अत्याचार करती हैं, अन्याय करती हैं, उसके विरोध में लोगों को ये काम करना पड़ता है। देखिए, धीरे धीरे मनदीप जी, ये क्या है कि सरकारें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्टेल कर रही है। ये तो प्रदर्शन की बात है। अब तो सरकारें कॉमेडियंस को भी फेस नहीं कर पा रही, उनको भी सहन करने की शक्ति नहीं रही है। अब तो अच्छा सरकारें रविंदर, इसमें खतरनाक एक, जस्ट मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ, इसमें एक खतरनाक चीज तो ये मैं देख रहा था इसमें विधेयक में, सब सम्मान विधेयक में, कि जो उस अगर परिजन अपने डेड बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं कर रहे हैं तो उस इलाके का एसएचओ, जो थानाध्यक्ष होगा, वो उसका शव का अंतिम संस्कार कर सकता है, उसकी जिम्मेदारी वो कर दे जाके। तो ये तो और भी खतरनाक है। मतलब पुलिस को बिल्कुल ये अधिकार दे दिया आपकी अंतिम क्रिया का, मान लो कि कोई अन्याय हुआ किसी के साथ और किसी अन्यायपूर्ण दुर्घटना में या किसी चीज में किसी की मौत हो जा रही है, उसके लिए परिजन मान लो न्याय मांग रहे हैं, तो उसमें पुलिस के ही पास पावर दे दी। मान लो कि क्या पता पुलिस या उसमें ही पुलिस के लॉकअप में ही, अब हमको पता कितनी ज्यादा मौतें होती हैं, मान लो पुलिस लॉकअप में ही मौत हो गई, हिरासत में ही, तो पुलिस के ही पास पावर है, थानेदार जाके फूंक देगा। घर वाले करते रहो, क्या करोगे? बिल्कुल ठीक बात है। और पुलिस स्टेट बनाने की तरफ बढ़ रही है सरकार, कोई भी सरकार हो। अब ये दो एग्जांपल्स आपने अभी हाल में देखे, पिछले हफ्ते में एक सांसद घर पर कुछ उपद्रवी बुलडोजर लेके जा, सरकार को किसको रोकना चाहिए? कुणाल कामरा जो भी है, उनका उनके घर में घुस के तोड़फोड़ कर दी जाती है। सरकार उसको बचाने की, उस व्यक्ति को इतनी हिम्मत नहीं दे पा रही कि वो वापस अपने घर पे आए। ये हिम्मत देना ही तो सरकार का काम है। शव को, बात वही है, शव को रखने की किस क्यों रखना चाहेगा कोई? ये तो देखिए ना, उसका बेस क्या, उसका रीजन क्या है, उसके पीछे का प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम अन्याय ही तो होता है इन चीजों में। कोई अन्याय हुआ है उस परिवार के प्रति, या जो व्यक्ति जो स्वर्ग से धर गया उसके प्रति कुछ अन्याय हुआ है, इसी वजह से तो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और अगर सरकार के अगर प्रदर्शन करने का भी रास्ता बंद कर दिया जाएगा तो लोगों के पास बचेगा क्या? और उस पर भी ताकत पुलिस को देना, उस पर भी ताकत अगर पुलिस को आपने दे दी तो ये तो पुलिस तंत्र बन गया ना। और इसी से, ये तो अंग्रेजों वाली कहानी बन गई। उसी से तो बचने के लिए तमाम संघर्ष इस देश में हुआ था। ये जो आजादी थी, इस आजादी में है क्या? हिंदुस्तान और चाइना के बीच में क्या अंतर है? चाइना तो बहुत डेवलप कर रहा है, हम लोग उस तरीके से डेवलप तो नहीं कर पाए। लेकिन हम लोगों में जो मूल अंतर है, जो सबसे बड़ा अंतर है और उसका कोई मुकाबला नहीं है, वो तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ही है ना। यही तो है जो हम लोगों को चाइना से बेहतर मुल्क बनाता है। यही तो है कि जो हिंदुस्तानियों ने एक लंबे आजादी के संघर्ष के बाद सबसे अहम, सबसे खूबसूरत जो अख्तियार हासिल किया है, वो यही तो है। इसी के राइट टू फ्रीडम ऑफ जो प्रोटेस्ट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ये ये दो जो मौलिक अख्तियार हैं हिंदुस्तान के, इनके लिए हिंदुस्तान के संविधान सभा में सबसे ज्यादा दिनों तक बहस इसी पर हुई। और उस पर भी मनदीप जी, उस पर भी संसद जो संविधान सभा थी, उसकी बहस के दौरान डॉक्टर केटी शाह ने कहा कि हम लोग
ये संविधान सभा आने वाले वक्त के जो आइंदा शहरी होंगे उनके साथ अन्याय कर रही है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने हिंदुस्तानियों को बहुत कम मौलिक अधिकार दिए, हम लोगों ने कम मौलिक अधिकार दिए हैं। तब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि आने वाले समय में जो सरकारें होंगी हमें भरोसा है कि वो इनको बढ़ाएंगी। ये बढ़ा रहे हैं, ये बढ़ा रहे हैं, बड़ा थोड़ी, ये तो पुलिस तंत्र बना रहे हैं, पुलिस जाके अंतिम पुलिस तंत्र संस्कार बना कर रहे हैं। देगी। और उसी पुलिस तंत्र से बचने के लिए, हिंदुस्तानियों को बचाने के लिए तो आजादी का संघर्ष हुआ था। हिंदुस्तान में जितनी जाने अंग्रेजों के वक्त पर, मनदीप जी, पुलिस वालों के बूट में जूते से उन्होंने जो लोगों के पेट में जूते मारे थे, उससे लाखों लोगों की मौत हुई। 150 साल के इतिहास में अंग्रेजों ने जो रूल किया, उसमें अगर आप बहुत अच्छी किताब लिखी है शशि थरूर ने, उस किताब को जब आप पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि कितने ज्यादा लोगों की मौत पुलिस के जूतों से हुई है। लाठी से नहीं कह रहा हूं, पुलिस के बूट से, क्योंकि उनके बूट थोड़े से स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं, उससे हुई है। हम लोग क्या उस दिशा में जा रहे हैं क्या? वापस हिंदुस्तान को उधर लेके जाना चाहती है क्या सरकार? तो ये उस तरफ ले जाती हुई दिख रही है। और उससे भी हैरानी की बात, उससे भी खराब बात, विपक्ष खामोश है। विपक्ष की तरफ से इस मामले पर कुछ नहीं बोला गया है, ना कोई प्रदर्शन किया गया, ना सरकार, ना विपक्ष ने इस पर वॉकआउट किया, और ना ही विपक्ष ने बाहर आकर इस पर कोई बयान दिया। विपक्ष अगर सड़क पर उतरे, सिविल सोसाइटी के लोग अगर सड़क पर उतरे, तभी इसका कोई समाधान है। लेकिन विपक्ष तो खुद बटा हुआ दिख रहा है, और महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर बिल्कुल खामोश है। ये जो बिल पास हुआ है, कितनी देर में पारित होगी, कितनी चर्चा हुई, लेकिन हंसी ठट्टा, एक दूसरे पर डायलॉग मारना, एक दूसरे का मजाक उड़ाना, और वो जो राम कुमार गौतम और अरविंद शर्मा की जो घटिया निचली नुक्कड़ स्तर की बातचीत थी, वो हाईलाइट होती है, उसके बारे में लोग चर्चा करते। हमारे विधानसभा ऐसी तो नहीं है, इस तरह की विधानसभाएं तो नहीं होती किसी भी प्रदेश की कि इस तरह की घटिया स्तर की बातचीत वहां पर की जाए। और जो महत्वपूर्ण बिल हैं, जो लोगों के आम इजलास के अख्तियार के जुड़े हुए बिल हैं, उन पर कोई चर्चा ना हो, ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। सदन जो ये विधानसभा का जो बजट सत्र खत्म हुआ है, ये शर्मिंदगी भरे बजट सत्र के तौर पर तो जाना ही जाएगा, साथ ही साथ इसको आम आदमी के अधिकारों को खत्म करने के लिए जो लाए जाने वाले बिल हैं उनके लिए भी जाना जाएगा। और ये जो बिल लेके आया गया है, ये हिंदुस्तान की लोकशाही पर एक कलंक। जी, शुक्रिया रविंदर। दो सूबों में भाजपा सरकारें, मध्य प्रदेश और दूसरा हरियाणा, दोनों सूबों में ऐसे बिल इस समय जो बजट सत्र चल रहे थे उनमें पारित हुए हैं, जिसमें दोनों जगह पर हम बात करें तो एक जगह पे किसानों के कान खड़े होने चाहिए और दूसरे में तो पूरे नागरिक समाज के कान खड़े होने चाहिए, क्योंकि एक हिसाब से जो राइट टू प्रोटेस्ट था, जब किसी के साथ अन्याय होता था और जब उसकी मौत हो जाती थी, उसको लेकर उसको ही कहीं ना कहीं खत्म कर दिया और उसमें जो अंतिम संस्कार का अधिकार है वो भी पुलिस को दे दिया है। किसान के साथ अन्याय तो अभी होगा, अभी अन्याय की खबर तो अभी आएगी। जो टैरिफ घटाने की बात अखबारों में छपी है आज, उस पर जब दस्तखत कर देगी भारत सरकार अमेरिका के साथ, असली अन्याय तो किसान के साथ तब होगा। तब देखना आप कैसे कैसे अमेरिका से गेहूं, दालें, या फिर आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से डेयरी प्रोडक्ट्स कैसे आते हैं, और कैसे हिंदुस्तान का किसान जो आज 50 रुपए किलो अगर गेहूं बेच रहा है, तो आम आदमी जो हम जैसे लोग उनको 30 रुपए किलो गेहूं मिल जाएगा मार्केट में। हिंदुस्तान के किसान की हालत क्या होने वाली है, ये आप थोड़ा इंतजार कीजिए। जी, अगर शुक्रिया ये रविंद्र। दस्तखत हो गए तो, अगर ये टैरिफ पर दस्तखत हो गए, जिस पर जी, सहमति बन, उम्मीद है कि ना हो। डब्ल्यूटीओ में पहले भी जो भारत की सरकारें हैं वो झुकती भी रही हैं और एक थोड़ा प्रोटेस्ट भी दर्ज करती रही हैं, ताकि यहाँ की जो किसानी है, क्योंकि भारत का तकरीबन अभी भी 62-63% खेती बाड़ी और रूरल इकोनॉमी है, तो उस पर डिपेंड करता है। तो देखते हैं कि शायद अब की बार भी कोई स्टैंड ले। 90s के दौर में डंकल प्रस्ताव और वो सारा हुआ था, उसके खिलाफ हम सबको पता है कि ऐतिहासिक किसान आंदोलन हुए थे। उस समय भी डब्ल्यूटीओ के सामने सरकार अपनी जो भारतीय मार्केट है उसको खोलने से बच गई थी और उस हिसाब से नहीं खोली जिस हिसाब से खोली जानी चाहिए थी। अभी भी बहुत सारी इंपोर्ट ड्यूटी वाला मामला चलता रहता है। अभी भी जो इंडियन मार्केट है, खासकर एसेंशियल कमोडिटीज के लिए, ग्रेन्स के लिए, दालों के लिए, उस हिसाब से खुली नहीं हुई है।
और अगर ऐसा होता है तो जहां पर गेहूं बहुत ज्यादा होता है, बड़ी मात्रा में होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे रविंदर जी कह रहे हैं, तो वो सस्ते दामों में इंडिया में आएंगे, तो इंडिया के जो किसान हैं कहीं ना कहीं वो इस मामले में फंसेंगे। और एक दूसरा अंतर ये है, मतलब अगर मैंने ये जितने भी मुल्क हैं जिनमें ज्यादा पैदावार है, इनका और भारत की किसानी का मैंने थोड़ा कंपैरेटिव स्टडी किया है, इसमें अंतर ये है कि वहां पर इंडस्ट्रियल स्केल पर फार्मिंग होती है, उसको इंडस्ट्रियल स्केल पर, और यहाँ पर बेसिकली दरमियानी और छोटी किसानी है। दरमियानी और छोटी किसानी से मेरा भाव है ये है कि दरमियानी किसानी होगी मिडिल पीजेंट्री, 5 एकड़, 10 एकड़, 12 एकड़। छोटी किसानी होगी जो मतलब बिल्कुल ही 2.5 एकड़ से कम में जो खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो उनका स्केल उतना नहीं हो सकता। वहां पे तो जो खाद है वो भी वो ड्रोन से छिड़क देते हैं, हवाई जहाज से कीटनाशक छिड़क देते हैं, तो उनका एक अलग पैटर्न है, और वो पूरी इंडस्ट्रियल फार्मिंग है, वो इंडस्ट्रियल तरीके से करते हैं। जो इंडिया में है वो ह्यूमन, जो फार्मिंग हाउस होल्ड बेस फार्मिंग है, यानी कि पूरा परिवार उस खेती बाड़ी में लगता है, तब जाके जो पैदावार वो होती है। और हम जो इनकम भी है खेती बाड़ी की, वो हम फार्मिंग हाउस होल्ड से ही उसको नापते हैं, चाहे एनएसएसओ का डाटा हो चाहे और कोई भी हो। तो ये एक बेसिक अंतर है। इसलिए इंडस्ट्रियल फार्मिंग के सामने मेरे को लगता है कि जो फार्मिंग हाउस होल्ड है इंडिया के, वो कम्पीट नहीं कर पाएंगे और उनको नुकसान होगा। शुक्रिया रविंदर जी। थैंक यू सर, थैंक यू।